क्या इन्वेस्टिंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी ज़्यादा ज़रूरी बनी, क्या लॉजिक ज़्यादा ज़रूरी बना? या मेरा जो कोर बिलीफ है, अगर मैं किसी आदमी से पूछूंगा ना, रैंडम आदमी से सड़क चलते हुए कि भाई मुझे 10 कंपनी का नाम बता दो जो 2050 में होंगी, जो कंपनीज का नाम देगा ना उसमें से 6 कंपनीज होंगी बना ले। दैट इज द बेस। शॉर्ट रन में यू ट्रेड सेंटिमेंट्स, लॉन्ग रन में यू ट्रेड लॉजिक एंड फंडामेंटल। जो कर सकते हो, सेंटिमेंट्स को आप बीट कर ही नहीं सकते, चाहे नो मैटर हाउ ऑब्वियस इट मे सी। शेयर बाजार आपको ना बार बार तमाचे मारती है, ईगो भर जाती है ना, तो एक पड़ता है और फिर दोबारा आदमी अपने लेवल पे आता है, चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो। जितना लेट पैसे कमाते हैं ना उतना ज्यादा पैसे कमाता है। मैं आपको फंडा बताऊं, डेली वेज वर्कर काम किया, दिहाड़ी के पैसे लिए, कितना कमाएगा? पेनी है ना। उसके ऊपर आ जाए कॉन्ट्रैक्ट 2-3 हफ्ते का, थोड़ा ज्यादा, फिर आ गया मंथली वर्कर, थोड़ा ज्यादा। फिर जो बिजनेसमैन है, क्या वो 1 महीने के पैसे कमा रहा है या 1-1.5 साल में? वो 10 साल का देख रहा है, वो इतना कमाएगा कि वो पूरा। दिस इज हाउ आई लुक एट इट, कि जितना तुम्हारा अर्निंग पीरियड लंबा होगा ना उतना ही ज्यादा तुम कमाओगे। आप एआई को कैसे यूज कर रहे हैं इन योर ओन इन्वेस्टिंग जर्नी? क्या आप एआई यूज करते हैं? सिंपल आपको बता रहा हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट लो, एंड रिपोर्ट लो, स्कीमा से डाउनलोड मारो, एआई चैटजीपीटी या पिंटरेस्ट जो भी है डाल दो उसमें, देखिए परप्लेक्सिटी में, उससे क्वेश्चन पूछो, नाउ गिव मी द क्वार्टरली रिजल्ट इन सिंपल इजी लैंग्वेज, बता दो। अब मैं जो सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, लेजिट, मैं किसी को बोलता नहीं ओपनली। वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ चाय एंड चार्ट्स। चाय एंड चार्ट्स मेरी और उत्कर्ष का एक इनिशिएटिव है हमारे गेस्ट से अपनी कन्वर्सेशन के थ्रू कुछ सीखने का, और और सिर्फ कि हम लोग सीख ना पाए बल्कि हम उसको अप्लाई कर पाए, उसको लाइफ में हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई कर पाए, और यही हमारी हर एपिसोड में कोशिश रहती है। और जो आज हमारे गेस्ट हैं, इनसे मुलाकात बहुत कम समय के लिए हुई है, बट अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लग रहा है बहुत समय से हम लोग जानते हैं। मतलब इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ बिग ब्रदर टू अस। इन्होंने अभी आते ही इतनी बढ़िया बढ़िया हम लोग एडवाइसेस दे दी है लाइफ के बारे में कि हम आपको क्या बताएं। सो ही इज फाउंडर ऑफ गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देते हैं, और हम दोनों ने पर्सनली उनके वीडियो से बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट हर्ष भैया। कैसे हर्ष भैया आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। और हाँ, काफी हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छे लेवल पे शुरू हो रही है। I wish we could tell the more real things. चलो, if audience wants to मुंह make छुपा next के podcast, आपका आइडिया अच्छा था वाला। वो मुंह छुपा के मुझे बात करनी पड़ेगी। So let's start this on a very important note. पिछले 6 महीने से हर्ष भाई हमने मार्केट में देखा है कि चाहे ट्रेडर हो परेशान, चाहे इन्वेस्टर हो परेशान, चाहे सिप करने वाला नौसिखिया हो वो भी परेशान। पिछले 1 साल में कोई भी सिप है वो इस टाइम पे, कोई भी म्यूचुअल फंड है वो नेगेटिव है, निफ्टी की रिटर्न नेगेटिव है, ट्रेडिंग में लोगों का जो अब से जो सेबी के चेंजेस आए हैं वो भी नेगेटिव है। हाउ लास्ट 6 मंथ्स की फॉल हैज ट्रीटेड यू एज एन इन्वेस्टर इन मार्केट? See, as a long term investor, it's okay यार, ऑनेस्टली बताऊं तो, बिकॉज अगर 3 साल मार्केट चढ़ा है तो उसको गिनना भी बनता ही है। आपका ये पॉइंट एकदम सही है, बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो पहली बार ये देख रहे हैं, जो 2021-20 में बहुत लोग आए थे, पहली बार जो ड्रॉप देख रहे हैं ना, उनका काफी भरोसा टूट गया है। ये इसलिए भी कि अब तो रिटेल उल्टा एसआईपी आपने बात की, उसमें स्टॉपेज रेशियो इज हायर, लोग एसआईपी ज्यादा कर रहे हैं rather increasing, और पिछले 4 सालों में पहली बार हुआ है ये। तो हाँ, वो तो हुआ है, बट आई एम वेरी मच ओके यार। मेरे हिसाब से तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ढंग के स्टॉक्स अब अच्छी वैल्यूएशन मिलेंगे, और अभी भी आप देखोगे ना, वैल्यूएशन इतनी नीचे नहीं है। अभी भी नीचे नहीं है। नहीं है नीचे, मतलब जो कल ही मैं मैट्रिक पढ़ा था, वो बफेट इंडिकेटर था ना, मार्केट टू जीडीपी, वो हम कंपेयर करते हैं उसको, तो 2007 से इंडिया में देखना शुरू किया कैलकुलेट, तो हमारा 2007 से अभी तो देखोगे तो इट्स 85% एवरेज। पिछले 10 साल का एवरेज है अराउंड 95%। पीक में जब सितंबर 2024 को मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तो एवरेज था 150%, और 100% की बोलते हैं ओवरबॉट, 100% नीचे इट्स अंडरबॉट। अभी चल रहा है 110%, इट्स एवरेज, इज लिटिल बिट अबव बट एवरेज। स्टिल अबव एवरेज, क्योंकि अभी भी यू कैन सी कि वैल्यूएशन सो हाई कि अभी भी इट्स लिटिल अबव एवरेज। सो ऐसा आपने क्या किया कि वाई इवन आर इंडेक्स कम से कम टॉप से 15% गिर चुका है, ठीक है, 20% पे हम लोग बोलते हैं कि रिसेशन आ जाता है। टाटा मोटर जैसा स्टॉक प्राइस में, वैल्यूएशन की बात नहीं करूंगा, स्टॉक प्राइस में टाटा मोटर जैसा स्टॉक आधा हो चुका है। बहुत सारे स्टॉक्स 30% फ्रॉम द टॉप, एंड व्हाई आर यू स्टिल ओके? या बिकॉज ये इट्स हाउ द मार्केट वर्क्स यार, ये साइकिल है। अभी आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा है ना, लग रहा है। बट आप खुद देखो, पिछले 2021-22 में मार्केट जब गिरा था, क्या बात हो रही है किसी को याद भी नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सितंबर 2024, है ना, सब ऐसे देख होंगे ना वीडियोस की, 5 रीजन मार्केट इज अप, 5 रीजन। मुझे 5 उस समय बहुत रीजन आए थे,
मुझे रीजन का कोई याद करके बता दे, और कोई कमेंट बॉक्स में बता दे। किसी को याद नहीं होगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी रीजन पूछूंगा मार्केट क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प विलन है, मतलब टैरिफ का सिचुएशन है, फिर वॉर का सिचुएशन है, and काफी जो भी हम सब इंडिया पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली शुरू हो गया है, राइट? तो ये सब भूल जाते हैं हम, ये सब ट्रांजिएंट है, राइट? अब लॉन्ग टर्म में ग्राफ देखोगे तो सीधा ही है, ऊपर ही जा रहा है। जितना आप उसको जूम इन करते होगे उतना आपको दिखेगा वॉलेटाइल। तो इसलिए अभी हमें बहुत वॉलेटाइल लग रहा है, बिकॉज आप सिर्फ 6 महीने का देख रहे हो, आप उसको लॉन्ग, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। एंड हाँ, तो थोड़ा से ना भैया पीछे चलते हैं कि आपका ये जो जर्नी थी, स्टार्ट कैसे हुआ, आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स में कैसे आए, स्टॉक मार्केट में आप कैसे आए, और आपका जो ये स्टाइल है इन्वेस्टमेंट, मतलब स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखना या ट्रेडिंग के तरीके से देखना, आप इसको ये इंस्पायर कैसे हुआ और आप इसको कैसे आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हो, मतलब कहाँ से आए, कहाँ पे और कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो इसको? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका यार। चलो ठीक है, मैं अब शुरू करता हूँ कि बचपन से ना मेरे डैड सीए हैं, उनको स्टॉक मार्केट का कीड़ा लगा हुआ था, राइट? तो वो बचपन में कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में कुछ करते रहते थे। कभी ब्रोकर ऑफिस ले गए, मुहूर्त ट्रेडिंग पे, कुर्ता उर्ता सबने पहन रखा है। अब आई डोंट नो कोई ब्रोकर ऑफिस गया है कि नहीं गया यहाँ पे। तो वहाँ पे ओडेन उस समय बड़ा चलता था, ओडेन वाज द ओल्ड टर्मिनल, यस। यस, ओडेन। शेर खान बड़ा उस समय हिट हो गए थे जब ट्रेड टाइगर आया था। तो उस वहां से वी स्टार्टेड। मुझे लगता था कि पापा कोई वीडियो गेम खेल रहा है, मैं समझ नहीं आता था ना कि रेड और ब्लू फ्लैश लाइट्स चमक रही हैं। स्कूल में दोस्तों से पूछता था कि तुम्हारे पापा क्या, वो कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन। स्टॉक मार्केट की समझ नहीं आता था क्या है। तो बस मुझे वहीं से स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। एंड 2010 में मेरा स्कूल खत्म हुआ, फिर मैं सीधा फिर मार्केट्स में उतर गया, मैं कॉलेज वॉलेज नहीं गया। तो मेरा ग्रेजुएशन भी ओपन स्कूलिंग से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU से हुआ। फिर एमबीए भी मैंने, डिप्लोमा इन एमबीए SCDL, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ डिस्टेंस। उस समय डर नहीं लगा आपको, मतलब कि विदाउट ग्रेजुएशन, विदाउट प्रॉपर डिग्री शादी कैसे होगी, या फिर जॉब कैसे मिलेगी, या आगे कैसे करेंगे? दुनिया इज्जत कैसे हाँ। देगी? भाई बहुत बड़ा खराब था यार, इट वाज अ वेरी, अभी तो कुछ सुनने में बड़ा कूल लगता है, बट हाँ। ऐसा होता था कि जब रिश्तेदारों के घर जाओ ना, कोई कजिन मुंबई जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तुम सारे लूजर बैठे हो, क्या कर रहे हो, स्टॉक मार्केट। और उस समय तो स्टॉक मार्केट रेपुटेशन वाज कि तुम जब तब करो जब तुम्हारे कुछ है ही नहीं करने को। जबकि उस समय में स्टॉक मार्केट में उसको लगा अच्छा है यार, इसको और कोई काम नहीं मिला होगा, इसलिए स्टॉक मार्केट में। अब तो चलो रेपुटेशन इज रियली चेंज फॉर द गुड, बट हाँ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब जब जाते थे पार्टीज में ना, तो गाड़ी में बड़े सन्नाटा होता था। मैं, डैडी, मम्मी बैठे हैं, तो डिस्कशन होता था कि क्या बोलना है लोगों को। क्योंकि यार मेरा इतना कॉन्फिडेंस इतना टूटा हुआ होता था, मतलब एकदम ही जमीन के नीचे गड़ा हुआ था कॉन्फिडेंस वो। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, इट वाज नॉट इजी। मतलब अगर आज के दिन कोई मुझसे पूछता है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, कर सकते हो, बट आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी अ, मतलब अब नॉर्मेलिटी की मैं निकल गया। वरना इफ यू डोंट गो टू कॉलेज तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू, जो शायद आदमी बाद में रियलाइज करता है। तो हाँ, बट मेरा बड़ा क्लियर था यार, मुझे मेरी जो मोटिवेशन थी कि इतना तो फॉर्चुनेट हूँ कि घर पे छत है और प्लेट में खाना, तो भूखा तो नहीं मरूंगा, तो रिस्क लेते हैं। तो मेरा ड्रीम एक ही है जो अभी भी इसलिए आई एम रनिंग टुवर्ड्स, आई वांट टू बी नेम्ड द टॉप 50 इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आप वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, पीटर लिंच, रामदेव अग्रवाल, आर के दवानी, इन सबका नाम लेते हो ना, तो आई वांट एक दिन गोयला भी नाम आना चाहिए। दैट्स इट। फिर ये कर रहे थे, फिर हाँ, फिर तो जर्नी बड़ी लंबी, आते ही 3-4 साल में ट्रेडिंग पे लग गया। फिर आई रियलाइज की ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनने। अब इसमें हो सकता है मेरा थोड़ा ओपिनियन आपसे थोड़ा डिफर करे, कि आई रियलाइज की ट्रेडिंग से पैसे बनने नहीं है। मैंने जिनको भी देखा अपने आसपास, कोई भी, और मैं तो काफी लोगों से टच में था यार, वो स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में फेसबुक ऐप चलते थे, मैंने आज तक कोई ट्रेडर से मिला ही नहीं एंड टिल डेट जो 2 साल के ऊपर निफ्टी की रिटर्न को बीट कर रहा हूँ, राइट? वो हाँ, बीच में तो वो प्रोबेबिलिटी से आप हिट कर लोगे, आप लंबा कमा लोगे, बट जब मैं वही 2010 से शुरू किया था, 2000 मैंने फिर 12-13 में देखा ना, तो मैं FD रिटर्न पे ही था, बैठा हुआ था। और मैंने ज्यादा पैसे थे उस समय, मैं टाटा मोटर्स में फेवरेट था उस समय का, मैं होल्ड करता भाई, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता मैं टाटा मोटर्स में। फिर आई रियलाइज, तो ये तो मैं बड़ा मानता हूँ कि इफ अ ट्रेडर इज गुड, नो, वो ज्यादा टाइम ट्रेडर है, वो इन्वेस्टमेंट में आया था। फिर मैं इन्वेस्टमेंट पे आ गया। फिर बात थी इनकम की। अब कुछ भी बोलो, इनकम तो चाहिए, हर इन्वेस्टर की इनकम होती है। तो समझ नहीं क्या करना है, तो फ्रेंड्स आते रहते थे, पूछते थे स्टॉक मार्केट समझा दे, तो सबको पता चल जाता ना कि अच्छा ये दोस्त मेरा स्टॉक मार्केट में है। तो जैसे काफी दोस्त मुझे मॉक स्टॉक ले जाते थे, मॉक स्टॉक कॉलेज में होते थे उस मॉक समय। स्टॉक होते थे कॉलेज तो में, वो डीयू के मुझे कॉलेज में बहुत ड्यू फेमस कॉलेज है। होता है, यस। आई एम फ्रॉम ड्यू कॉलेज ना। अरे कौन सा? CVS। अरे नाइस ब्रो। हाँ। तो वहीं पे मॉक स्टॉक, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे ले जा रहे हैं, सोचिए कि मैं क्या कर दूंगा, जबकि दे डोंट रियलाइज मॉक स्टॉक यार वो उसने बनाया, वो यू कांट क्रैक इट, इट्स नॉट द थिंग यू कैन क्रैक, है ना। बट वो मुझे ले जाते थे,
उनको बड़ा मजा आता था। फिर यार मुझे लगा कि यार मैं उनको सिखा सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ एंड उन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ जो मुझसे नीचे हैं। मतलब मैंने ये क्लेम नहीं करा कि मैं बेस्ट हूँ, बट जो जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कॉलेज में सेशन देना शुरू किया। तो मैं डीयू में घूमता रहता था कि अगर आप सीरियस के हो या स्टूडेंट यूनियन का नंबर दे दो, उससे बात करा दो, और फिर ऐसे करके हम सेशंस करते थे। फिर करते-करते वी स्टार्टेड गोलो स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड यहाँ पे। तो उस टाइम पे जब हमारे पास कोई इनकम नहीं थी और कोई साइड इनकम भी मतलब कोई इनकम नहीं थी और उस टाइम पे आपने पिवट किया इन्वेस्टमेंट्स की ओर, तो कभी सोचा नहीं कि भाई चलो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा किधर से आएगा? या इन्वेस्टमेंट की तरफ पिवट किया था बिकॉज़ मेरा लॉन्ग टर्म गोल इफ आई वांट टू बी द टॉप 50 इन्वेस्टर, आई रियलाइज़ कि मेरी रिटर्न तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही निकलेगी, ट्रेडिंग में नहीं निकलेगी। तो इसलिए मैं इसमें किया था। इनकम का तो इश्यू था ही, तो इसलिए आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं कहीं पे एक पब्लिकेशन हाउस का भी काम कर रहा था बीच में। आई वाज़ वर्किंग विद द बैंक आल्सो जस्ट टू ट्राई टू क्रिएट सम इनकम एंड फिर आई गॉट लकी। आई रियलाइज़ कि यार ये मैं लोगों को हेल्प भी कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में सीख रहा हूँ। और बेस्ट चीज़ की ना सिखाने से मैं खुद इतनी रिसर्च करने लग गया ना, मैं खुद इतना पढ़ने लग गया, इतना पढ़ने लग गया। मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ इतनी थी कि कॉलेज गया नहीं हूँ, ये क्या हूँ, और जो शायद अभी भी है शायद थोड़ी बहुत। तो मैं इतना पढ़ने लग गया, तो मैं इतना एलिवेट हो गया ना एंड आई एम सो फॉर्च्यूनेट आई गेट टू टीच व्हाट आई वांट टू एक्सेल इन माय सेल्फ। तो एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज़ टू टीच। तो जब मैं वो रिसर्च कर रहा हूँ, फिर वीडियो में बोलता हूँ या कहीं बोलता हूँ, तो मैं खुद मेरी कन्विक्शन और बढ़ती रहती है उसमें। तो दैट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। तो इन्वेस्टमेंट में आपका आप मतलब ये फंडामेंटल के थ्रू करते हैं? आपने पीटर लिंच का नाम लिया, आपने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स का नाम वॉरेन लिया, बफेट। वॉरेन बफे का नाम लिया। तो क्या आप उनके मॉडल्स को फ़ॉलो करते हैं कि जैसे वॉरेन बफे का जो मॉडल जो उन्हें चार्ली मुंगर और उनके जो सीनियर थे बेंजामिन ग्राहम से जो उन्होंने सीखा था, वो वाले मॉडल फ़ॉलो कर रहे हैं कि पीटर थिल का मॉडल फ़ॉलो कर रहे हैं कि अपना खुद का एक मिक्स मैच करके मॉडल बनाया हुआ है और कितना टाइम लगे इस मॉडल तक आने में? या वो ना बन गया है एडवर्टाइज ना कि अब इन जितने भी इन्वेस्टर्स को पढ़ो ना, आधे टाइम उत्कर्ष से अपनी बात काटते हैं। कोई बोलेगा 1100 रखो, कोई बोलेगा 30 रखो, कोई बोलेगा सिर्फ मिड कैप, कोई बोलेगा लार्ज कैप। मतलब इफ यू हैव रियलाइज्ड, कोई बोलेगा कि डू रिसर्च, फिर पीटर लिंच बोलेंगे ओनली इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट यू कंज्यूम। तो भाई कंज्यूम में तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और बस बैंकिंग कैपिटल गुड्स सब खत्म हो गया, उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो इट्स लाइक जब कोई क्रिकेटर बनना चाहता है ना, तो उसको सोचता है ड्राविड फेवरेट हो या विराट कोहली व्हाटएवर, बट वो बड़े होके फिर खुद का एक स्टाइल बना लेता है। इन्वेस्टमेंट भी आई फील ऐसा ही है, इज दैट सबका अपना स्टाइल है, इट्स अ आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस, 1+1 इज नेवर 2 ईयर। तो फिर बाद में मेक योर ओन स्टाइल। तो मैं बोलूंगा मेरा तो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं बेंजामिन ग्राहम के मॉडल से अब जाओगे, लोग इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बात करते हैं, आप उस बुक को खोल के, मैं विद ऑल रिस्पेक्ट, मैं उस बुक को नहीं, मैं जब आया तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता था। मैं एक बार पढ़ा, दो बार, तीन बार, चार बार, मैं दो पन्ने ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। आगे नहीं फिर बढ़ पा रहे। हाँ, वो इंटरफेस में ही दिमाग खराब हो गया यार। फिर कोई नहीं, फिर आगे गए और मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। मैं समझ ही नहीं पाया उस बुक को। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, आज भी मुझे उसको 2 दिन में पढ़ना पड़ता है। इट्स गॉट वेरी लेयर्स, बट वो सिस्टम बड़ी ओल्ड है। आई बिलीव दैट इफ बेंजामिन ग्राहम वाज अलाइव टुडे ना, वो खुद उस प्रिंसिपल्स को यूज नहीं करते। उसमें जो पीई के प्रिंसिपल्स, जो अर्निंग के प्रिंसिपल है भाई, उस समय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उस समय डेट इतना होता नहीं था, उस समय प्राइस टू बुक वैल्यू, उन्होंने बुक वैल्यू की बात करी कि उसमें मेजरली। अब बुक वैल्यू मतलब एसेट्स। अब टीसीएस के पास क्या एसेट्स होंगे यार कंपेयर टू रिलायंस? ये तो बड़ी ट्रेडिशनल बिजनेस की बात है। अब तो यार कंपनीज डेट में चल रही हैं, और ये तो स्टिल आईपीओ कर रही है। आईपीओ कर रही है, इसमें नुकसान में एजुकेशन आईपीओ कर रही कंपनीज़, है। एडुटेक कंपनीज़ हैं। या और ये एक्सेप्टेड है, आपकी बिजनेस हाँ, दिस काफी इज़ चेंज द हो न्यू गया। नॉर्मल। उस टाइम पे ये चीज़ तो भाई इससे भागो, ऐसे कंपनी अपने पोर्टफोलियो मत रखो। इस टाइम पे ये कंपनियाँ पोर्टफोलियो में नहीं तो कौन सा नेक्स्ट या मल्टीबैगर आपके पास? तो वही, इट्स अ चेंज बिकॉज कंपनीज हैव चेंज। तो वो प्रिंसिपल्स आज के दिन में मेरे साथ कोई यूज भी नहीं कर सकता। नाइस। तो अब आप ये बताइए जैसे मान लीजिए हाउ टू कम अप इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कम अप विद दीज़ प्रिंसिपल्स? क्या इन लोगों को पहले पढ़ें, ऑब्ज़र्व करें, रिसर्च करें और उसके बाद फिर समझ में आए कि हाँ भाई इसको फॉलो करो, इसको नहीं फॉलो करो, इसको ट्वीक करो, दैट विल टेक एजेस। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई इतने ढेर सारे सेक्टर्स आपके पास पे, अगर हम हर चीज़ पे रिसर्च ही करते रह जाएँगे और हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा ही पैसा लगाएँगे, तो पैसा कब लगाएँगे उसके अंदर पे? क्या हम उस वैल्यूएशन, क्योंकि मैंने सीखा था डीसीएफ कॉन्सेप्ट सीखा था, डिस्काउंटेड कैश फ्लो सीखा था और बहुत सारे हम लोग भाई ट्रेडिंग पे आते हो तो आप इन्वेस्टमेंट हर चीज़ सीखते हो, जिससे सीख सको उससे सीखते हो। तो एक्सेल शीट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी सीखी थी, तो उसके अंदर पे लिख के आता था, मतलब पूरा बनाया तो फेयर वैल्यूएशन लिख के आती थी, कंपनी चल रही 1100 में, फेयर वैल्यूएशन लिख के आती 750 में। तो जब तक, और कभी कंपनी 750 पे 750 पे आई 6-8 महीने बाद तक भूल भी जाते थे यार इसमें पैसा डालना था। तो आप इससे कैसे निकलते हो कि यार पैसा कहाँ, किस लेवल पे पैसा डालना है? या यू आइडेंटिफाई दोज़ कंपनीज़ एंड देन यू सिट आउट कि हाँ भाई जब उस लेवल पे अलर्ट आएगा तब हम डालेंगे। कैसे आपका अप्रोच रहता है? यार ये आपका पॉइंट एकदम सही है।
बट मेरे हिसाब से ना अगर कोई स्ट्रैटेजी बड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही है ना, वो स्ट्रैटेजी आपके लिए है ही नहीं। मैं हाउ आई लुक एट इट ना, मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं शार्क हूँ और स्टॉक मार्केट शार्क टैंक है, और कंपनी आ रही है, मैं पूछ रहा था मार्केट कैपिटल कितना है, अच्छा भाई ये इंडस्ट्री समझ आ ही नहीं आ रही है। जैसे आई थिंक नमिता थापर, मैं सीजन 1 तो बड़ा देखता था, इज द बेस्ट शार्क। वो होती है ना, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है अमाउंट, व्हिच आई फील इज ब्रिलियंट फॉर स्टॉक मार्केट्स। मुझे एपीआई इंडस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आती भाई। तो मेरा मेन प्रिंसिपल ये, अगर मुझे वो धंधा समझ ही नहीं आता तो मैं वैसे भी कुछ नहीं करता उसमें। तो आई लाइक ऑटोमोबाइल थ्योरी, बैंकिंग, रियल एस्टेट। तो यहाँ पे मैं रिसर्च स्टडी ज्यादा प्रेफर करता हूँ। सो पहली चीज जो मैं बोलूंगा वही है यार, कि जस्ट पहले चूज दैट बिजनेस जिसकी आपका अक्ल हो और समझ है। और इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन ये है, अगर आपके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी ना टू वाई टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, या वो आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वरना आप हमेशा उम्मीद पे रह जाओगे, और उम्मीद आपको स्टॉक मार्केट में खत्म कर देगी। एक दिन ये स्टॉक चढ़ेगा, कोई स्टॉक ले लिया, पेटीएम किसी ने ले लिया, आईपीओ लिया था, नीचे बैठ गया, बेचेंगे तो है नहीं नुकसान में। ह्यूमन साइकोलॉजी अपनी ऐसी है, उम्मीद पकड़ते रहेंगे, अच्छा नहीं नहीं ये हो जाएगा, नहीं नहीं पेटीएम में ये हो जाएगा, कहीं उम्मीद तो कहीं से मिल जाएगी, और होप पे फिर मतलब, और मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि कब तक होल्ड करोगे? 10 महीने, 12 महीने, 50 साल, 60 साल के मैं बच्चों को अपनी इनहेरिटेंस में उम्मीद और पेटीएम के स्टॉक देने वाला हूँ, या कोई भी राइट? तो मुझे वो लगता है कि बस वो धंधा समझ आना चाहिए आपको, एंड यू शुड जस्ट नो कि ऑन द बिजनेस ऑन ओवरऑल कैसा है कैसा नहीं है। दैट लेवल से भाई इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे ना, इट्स कंप्लीटली फाइन। फिर हल्की हल्की खुद ही इंटरेस्ट आके आप डिटेल में जाते हो। नहीं तो इस सिनेरियो में आपका जो लॉजिक ये रहा कि मतलब आप एक लॉजिक ढूंढो, क्या इन्वेस्टिंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी ज़्यादा ज़रूरी बनी, क्या लॉजिक ज़्यादा ज़रूरी बना? या मेरा जो कोर बिलीफ है, अगर मैं किसी आदमी से पूछूंगा ना, रैंडम आदमी से सड़क चलते हुए, कि भाई मुझे 10 कंपनी का नाम बता दो जो 2050 में होंगी, जो कंपनीज का नाम लेगा ना, उसमें से 6 कंपनीज तो होंगी होंगी, बना लेगा। दैट इज द बेस। पहले वो कंपनीज और धंधे चूज करो जो आपको समझ आ रहे हैं, फिर जब आपको हो रहा है तो यू वांट हाई रिटर्न आल्सो, तो फिर आप और डिटेल में फिर स्टडी करते हो, फिर हल्की हल्की यू कीप ओपनिंग दोस लेयर्स, कि फिर आप मार्केट कैपिटल देखोगे, फिर आप देखोगे इनका डेट कितना है, सप्लाई चेन कैसी है, गवर्नमेंट कितना बेनिफिट दे रही है इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये बिजनेस सिक्लिकल है ऊपर जैसे स्टील इंडस्ट्री की तरह, या फिर स्ट्रक्चरली ऊपर जा रहा है, क्या सोसाइटी को उसको नीड है, क्या इसकी जियोपॉलिटिकल नीड है। जैसे मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं, उसकी बहुत तगड़ी जियोपॉलिटिकल नीड है। रशिया यूक्रेन का, सॉरी, वो यूएसए यूक्रेन का पूरा इशू हुआ, यूरोप खुद की आर्मी बना रही है, इंडिया का चांस है बना। हाँ, नो हमारी डिफेंस कंपनीज आर&डी में बहुत ज्यादा लैक करती हैं, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट इंडिया का चांस है इसमें, तो देयर इज अभी जियोपॉलिटिकल नीड आल्सो। अभी इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा है उसमें अपने को नीड है, इंडिया बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर इश्यूज उसमें अपनी नीड है। तो ओवरऑल अगर इस आपके डिफेंस सेक्टर पे नोट डाउन करा हुआ था कि काफ़ी डिफेंस सेक्टर इज़ अ वेरी डबल ओपिनियन उसके अंदर पे, कि भाई कुछ लोग बोलते हैं दिस इज़ वेरी ओवर वैल्यूड, या कुछ लोग बोलते हैं दिस इज़ अंडर वैल्यूड, और आई एम ऑफ द टर्म कि भाई थोड़ा नीचे गिरे तो फिर वैल्यू आएगी। हम डिप्लोमेटिक खेल गए। that is I guess everything. यस। एवरीथिंग। तो आप भी बताइए कि पहली चीज डिफेंस सेक्टर ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, पहला चीज। दूसरा चीज ये इट्स नॉट रिकमेंडेशन, बाय सेल नहीं होगा इसमें। और दूसरा चीज ये कि आप अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को देखते कैसे हो, वॉच कैसे करते हो कि यार ये अंडर वैल्यूड है? इसका ना कोई आंसर है ही नहीं, रियलिटी है। अगर मैं रियलिटी की बात करूँ, इसकी मैं अब डीसीएफ मॉडल यूज कर लो, या इंटेंसिव वैल्यू किसी और एल्गोरिथम से निकाल लो, उसमें यू कैन असाइन, बट अल्टीमेटली इट्स ऑन यू। बस यू मतलब यार वही है कि अगर दिल्ली में 30 साल पहले किसी को, मैं दिल्ली वाले को बोलता ना कि यार मेट्रो लगाते हैं, पूरे खोदेंगे, सीपी बंद, चांदनी चौक बंद, सब बंद, मतलब दिल्ली में आप हो तो आपको पता है क्या हालत हुई थी हम सबकी यहाँ पे। तो वो बोलता कि ये क्या जरूरत है यार, बसेस बना दो, फ्लाईओवर बना दो, राइट? तो इफ यू आस्क पीपल व्हाट दे वांट, they will say faster horses, to quote Henry Ford. तो सेम एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू हैव दैट फोर साइटेडनेस, yes, दूरदृष्टि। yes, दूरदृष्टि, और वही पैसे कमा के देती है। जैसे आप रमेश जमानी का एग्जांपल आप लोगे, तो वो यूएस से आए थे यहाँ पे लेट 90s में, उनको पता था टीसीएस वगैरह की क्या वैल्यू होगी, उन्होंने देखा था यूएस में, देख के आ चुके थे, उनकी कन्विक्शन बड़ी हाई थी, उन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब दैट वाज अ गेम। नॉट वन थिंग। तो हम लोग ना यहाँ पे एक चेकलिस्ट फॉर्म कर रहे हैं ऑफ द राइट इन्वेस्टमेंट, कि यार पहले आपने मुझे एक बार एक चीज़ आपने क्लियर कर दी कि मेरे लिए लॉजिक पहली चीज़ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लॉजिक नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म लॉजिक बट द लॉन्ग सस्टेनेंस लॉजिक जो दूर तक मुझे लेके जाएगा। What could be the second step in this for right investment track? ठीक है, इफ आई टू नेम 5 थिंग्स नो, Sure. पहले मैं देखूंगा गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को कितना मोड दे रही है, कितना बेनिफिट दे रही है, ठीक है। सेकंड मैं देखूंगा
क्या इस सेक्टर की जेन्युइनली लॉन्ग टर्म नीड है, मतलब क्या इसको जैसे आई थिंक वाटर मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की है रिक्वायरमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्लियरली रिक्वायरमेंट है, आज नहीं तो कल वो वी विल बी आर्म ट्विस्टेड टू यूज देम, वो करना ही पड़ेगा हमें, राइट। थर्ड मैं देखूंगा डेट, मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि मुझे कंपनी उधारी वाली नहीं चाहिए, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी डाइंग बिकॉज ऑफ डेट इज मच हायर, राइट। नॉट Fourth- टू बेयर द बर्डन, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए नहीं भाई। कर पाए। जय फोर्थ में देखूंगा मैनेजमेंट, बस क्लीन हो। अब मैनेजमेंट भी भाई एक लेवल तक, जैसे जेंसोल का केस है, ये वाह। पता नहीं कर सकते, पता ये फ्यूचर में कैसे पता कर लोगे, बट जितना भी पॉसिबल हो पाए। एंड फिफ्थ में बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आरओसी, ये इंडिकेटर्स फंडामेंटल देखूंगा, मतलब कंपनी का आप फंडामेंटल्स की Fundamental स्ट्रेंथ ratio, देखोगे, देखूंगा। स्ट्रेंथ देखूंगा कि हाउ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे वो कैसा काम कर रही है। एंड टू सी दैट कंपनी इफ इट्स गुड और नॉट, मैं उसको उसके पीयर से कंपेयर करूंगा, मतलब सेक्टर एवरेज से मेरी कंपनी ऊपर होनी चाहिए, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। रिलेटिव। तो अगर एशियन पेंट देखूं तो बर्जर और नेरोलैक से एवरेज, उनका सेक्टर एवरेज से शुड बी अप, तब मुझे पता चलेगा ना कंपनी इज डूइंग गुड और बैड, दैट इज द ओनली मेट्रिक। तो अभी आपने 2 कंपनी नाम लिया, एक जेंसॉल जिसने आपने बोला कि ये कोई नहीं इसको फोर्स ही कर सकता था कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, और दूसरा आपने नाम लिया एशियन पेंट कि हमको सेक्टर से कंपैरिजन करना पड़ेगा, पीयर्स से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो सेक्टर हम लोग देख रहे हैं एशियन पेंट समय गिरा चला जा रहा है, बहुत समय से अपने ऑल टाइम हाई से, मतलब सारी मार्केट भागी, सारे स्टॉक्स भागे, बट एशियन पेंट्स नहीं भागा। और जेंसॉल ऊपर से क्या तरीके से नीचे आया है, धोनी के भी 480 करोड़ रुपए, अरे 392 करोड़ रुपए डूब गए। तो आप ये बताइए कि इस सिनेरियो में कि आपने अच्छा सेक्टर ढूंढ लिया कि हाँ भाई चलो पेंट्स इंडिया ग्रोथ होगी, जैसे एक लॉजिक की आपकी बात करें ना कि आपने पहले गवर्नमेंट का देखा कि भाई गवर्नमेंट इस समय कुछ ढेर सारी बिल्डिंग्स बना रही है, और हम लोग अपना भाई जैसे जैसे पैसा आ रहा है वैसे लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं। पहले हम लोग एक घर में रहते तब हम लोग भाई नंबर ऑफ घर से ज़्यादा बन जाते हैं कि यार बड़ा होना है या एक जगह 2 जगह इन्वेस्टमेंट करना है, तो गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, सेक्टर भी उसको बढ़ावा दे रही है, रियल एस्टेट एज ए सेक्टर ग्रो हो रहा है। फिर उसका डेट, एशियन पेंट जैसी कंपनी पे डेट ऑलमोस्ट, अब हमको तो नहीं पता, आप ज़्यादा जान पाएंगे इस बारे में, डेट कितना है इसके बारे में नहीं पता। मैनेजमेंट अच्छा है, इतने सालों से अगर ग्रोथ दिया मैनेजमेंट, इतने सालों से सप्लायर साथ अच्छा रिलेशनशिप है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप उसका अच्छा है, कस्टमर के अंदर पे एक लॉयल्टी की फीलिंग है, वो सारी भी चीज़ें हैं। अब रेशियो तो हम नहीं जानते इसके बारे में। और फिर आपने पीयर्स कंपैरिजन करा कि उस टाइम पे बर्जर पेंट चल रहा था और फिर नेरोले के सब तो अभी बाद में आए हैं, तो सब चीज़ें तो टिक हो रही थी उस टाइम पे। तो अब एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स हम कैसे बचे, नेक्स्ट एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स हम कैसे बचे कि भाई हाँ, ये सारी चीज़ें टिक हो रही हैं बट फिर भी जेंसॉल हो जा रहा है मेरे साथ, फिर भी मेरे पास एशियन पेंट हो जा रहा है, तो कैसे बचा जाए उससे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। आई विल टेल यू इसमें अब मेरा आंसर क्या है। बहुत बार ना, जैसे एशियन पेंट टाटा मोटर्स का केस लेते हैं, लोग रियलाइज नहीं कर रहे, बट हो क्या रहा है कि वो इमोशनली उनकी ईगो पे आ गई है, भाई टाटा मोटर्स नीचे कैसे गिर गया, 50% ड्रॉप, इट्स समथिंग, It's something. dude, something. राइट। और यहाँ पे होप मैसिव है कि भाई टाटा की गाड़ी है, ये गाड़ी है, टाटा देश की अपनी, EV फिर आएगा, रतन टाटा जी का भी नाम आ जाएगा, और वो होप यहाँ पे उम्मीद बहुत तरीकों से मिल सकती है, राइट। और कोई ना कोई कंटेंट तो मिल जाएगा जो आपको होप उम्मीद दे ही देगा, और फैक्ट्स भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं, तो पॉजिटिव फैक्ट्स तो देंगे तो आदमी हमेशा हो जाएगा। इस हिसाब से ना, आदमी जब तक इमोशनली अटैच्ड है, मतलब इट्स लाइक मैं देखता हूँ कि अगर फुटबॉल टीम है, मैं मैनेजर हूँ, मैं अपने फुटबॉल प्लेयर से इमोशनली अटैच नहीं हो सकता, वो पिच में खेलेगा नहीं तो वो जहाँ पड़ेगा। अब मैं जो सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, लेजिट, मैं एक बोलता नहीं ओपनली, मैं ट्रैक करता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स, और आई टेल यू सिस्टम वर्क्स सो ब्यूटीफुली फॉर मी। इसका ड्रॉबैक भी है, कोई भी फुल प्रूफ नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैं क्या करूँगा, मेरे 5 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अब अगर मैं बोलूंगा ना कि आप हर कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ो, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। ये बोलने मैं मोटिवेट कर दूंगा, आप 1-2 बार ट्राई भी करोगे, बट लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाओगे। मुझे सिर्फ 5-6 चीजें चेक करनी होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आरओसी, सेक्टर कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन, गवर्नमेंट, ऐसे 5-6 मेन मैट्रिक्स है। मेरा सिस्टम ये बोलता है, अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर रिजल्ट्स Q1 Q2 Q3 या Q2 Q3 Q4 या Q4 Q1 Q2 व्हाटएवर आर बिलो माय एक्सपेक्टेशंस ना, एवरी मंथ देयर ऑन मैं उसका 10% बेचने लग जाता हूँ। तो जैसे टाटा मोटर्स है, इन माय सिस्टम टाटा मोटर्स आपके इतने गिरने के बाद 3 क्वार्टर रिजल्ट मिलते तो आपके पास बचता ही सिर्फ शायद उसका 30-40% तो आप निकाल ही चुके होते आराम से। तो अगर मैं किसी को बोलूंगा ना ईगो की बात, बेचो टाटा मोटर्स, वो नहीं बेचेंगे यार, कोई नहीं बेचेगा। मैरिड टू एनी स्टॉक दैट इज नॉट गिविंग यू प्रॉफिट, यू कैन नॉट, वो मतलब तुम भाई सुपर ह्यूमन हो अगर तुम ये कर पा रहे हो तो, राइट। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सिर्फ 10% निकाल दो, दैट इज इजी डूएबल। और वो 10% में कहाँ डालता हूँ, उस स्टॉक में जिसकी क्वार्टर रिजल्ट्स 3 कंसेक्यूटिवली स्ट्रांग आ रहे हैं। तो मान लीजिए Q1 Q2 Q3 हुआ और Q3 में तीनों कंसेक्यूटिव क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए, तो आपने उस क्वार्टर हल्का किया, फिर फिर हर महीने उसके 10% बेचने जाऊंगा, अच्छा मतलब 3 क्वार्टर हुए, हर महीना आप बेच रहे हैं, 10% बेचना शुरू कर दूंगा।
रिगार्डलेस मान ली स्टॉक ऊपर जाने लगा तब बाद में, रिगार्डलेस। अच्छा आप उसको हल्का मुझे कर अब ही रहे मुझे हैं। पेपर से मुझे ना वो है ही नहीं कि अगर चलो डोनाल्ड ट्रम्प आ गया तो टेस्ला में इन्वेस्ट कर लो, यहाँ पे ये इलेक्शन पार्टी आ गई यहाँ पे इन्वेस्ट करो। ये मैं 15 साल में सीखा ना, ये सस्टेनेबल ही नहीं है। आप एक दो बार प्रॉफिट कमा लोगे, लकी भी जाओगे, बट इस स्ट्रैटेजी को आप रेगुलरली करते रहोगे ना, आदमी हमेशा अपने को सेकंड गेस ही करता रहेगा। और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में अरे ये हो जाएगा, अरे, और दिमाग की दही हो जाती है। मैं एक्सपीरियंस मैं जनरली मैं मेरा पहले ये सिस्टम था। आई रियलाइज द ओनली थिंग दैट मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो चलता रहे कुछ ना कुछ ना, वो क्या टैरिफ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ सीधा नंबर्स। अब उसके नंबर्स ठीक हैं, स्ट्रांग है, द प्रोबेबिलिटी मेरे एंड आ जाती है बस। और बेसिक में फंडामेंटल्स पूरा देखूंगा, उसके बाद ही कंपनी, फिर मैं इसको ट्रैक करूंगा, खत्म। और कंपनी अच्छी है, मेरे पोर्टफोलियो में रहेगी। अब हो सकता है कि अगर एशियन पेंट जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है स्टॉक से, मैं जनरली बड़ा मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, बट वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं बाहर हूँ। मैं उससे प्यार करूंगा, फील्ड के बाहर प्यार कर लूंगा उस प्लेयर से, बट जब फील्ड में आएगा तो भाई इसको खेलना है फिर। तो दैट इज हाउ आई डील। अब इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक इस सिस्टम का ये है, जैसे मैं आपको जोमेटो को बताता हूँ, जनवरी 2023 जोमेटो बिट्टा पॉजिटिव 4 करोड़, याद है 3-4 करोड़ वो फटा था रील्स और यूट्यूबर जगह। फिर उनके करते करते रिजल्ट्स तगड़े आए 3-4। दिसंबर 2023 को मैंने जोमेटो में इन्वेस्ट कर दिया। वो कितने ऑल टाइम हाई पे बैठा हूँ जोमेटो। अच्छा किस भाव पे? यार अब ये मुझे प्राइस से जाननी है, 200 195। मतलब मैं प्राइस में फोकस ऑनेस्टली करता हाँ। हूँ तो मुझे प्राइस ध्यान नहीं आती। तो मैंने खरीदा था, अब तो चलो ऊपर चले गया तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट आप बताओ ऑल टाइम हाई पे स्टॉक खरीदना आसान होता है? वो अपने बॉटम से 55-60% ऊपर बैठा होता, बट सिस्टम तो जो इसमें है कि इस सिस्टम से आप हमेशा 9 महीने के लैग में हो हमेशा, बिकॉज 3 तो जो मेन जोमेटो से गोल घुमा ये वाला पार्ट किसी भी स्टॉक का, वो मिस होगा ही होगा। बात का पूरा बुल रन मैं पकड़ सकता हूँ, बट ये पार्ट आई वांट टू मिस दिस पार्ट, बिकॉज व्हाट आई रियलाइज ना कि शॉर्ट रन में यू ट्रेड सेंटिमेंट्स, लॉन्ग रन में यू ट्रेड लॉजिक एंड फंडामेंटल, जो कर सकते हो। सेंटिमेंट्स को आप बीट कर ही नहीं सकते, चाहे नो मैटर हाउ ऑब्वियस इट मे सीम। Sometimes the most obvious thing is the most stupid thing. या आपने आईडीएफसी फर्स्ट का देखा रिसेंटली क्या हुआ है? Yeah. पैसा उठाया, 15% स्टेक डाइल्यूट कर दिया है। अब लोगों से पूछूंगा तो लोग बोलेंगे भाई खराब है, कंपनी खराब है, वो है। पॉजिटिव भी है इसका कि दे कैन डू यूज मनी टू एक्सपैंड बिजनेस। स्टॉक ऊपर गया, सेंटिमेंट पॉजिटिव है इसका मतलब। Sentiment positive. जब तक हम बात कर रहे हैं, News is not equal to the sentiment ना. एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ सेंटिमेंट, मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट सेंटिमेंट लोग कैसा करेंगे। दिस इज अ टास्क, जो बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, वो प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रम्प का एग्जांपल लेते हैं, है ना, विलेन बना दिया। अब जिसका भी उससे कोई पॉलिटिकल बायस हो वो ठीक है, वो अलग बात है, लॉजिकली बात करते हैं, नो पॉलिटिक्स। उसको विलेन बना के रखा हुआ है, टैरिफ से, स्टॉक मार्केट का विलेन है, अर्थ का विलेन है, रिन्यूएबल, मतलब वो विलेन ही है हमारे दिमाग में, ह्यूमैनिटी का विलेन है, वो विलेन है। अब यहीं पे अगर मीडिया से पोर्ट्रे करती है, डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू ब्रिंग जॉब्स बैक टू अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू गिव अमेरिकन कंपनीज एडवांटेज, डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू फाइट चाइना विद देयर डोमिनेंस। अगर ऐसी जो बात तो सेम ही है, नैरेटिव प्ले करा, तो नैरेटिव बताऊं क्या प्ले होता? और मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ भाई, कंपनी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इंडिया तो सबसे ज्यादा यूएस को एक्सपोर्ट करता है, अपने स्टॉक मार्केट ऊपर भाग जाता। बट बिकॉज वो न्यूज ऐसी है तो वो पूरा गेम, आप समझ रहे हो। और ये एफआईआईज सब इसमें लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि एफआईआईज है तो बहुत स्मार्ट, ये सेंटिमेंट ऐसे ही चलता है। तो या सो इन सब सिनेरियो के बीच में यार हमने ना अपना लॉजिक लगा लिया। हमने जो 5 पॉइंट्स देखे, हमने कि हमने सारी पॉइंट्स पे जो हमने 5 पॉइंट सिस्टम दिया कि उन सबके पॉइंट्स के ऊपर कंपनी मेरा चेक आ गया। उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट में मेरा 3 क्वार्टर रिजल्ट से पॉजिटिव आ गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी मेरे साथ एक कांड हो सकता है, दैट इज़ मेरे पोर्टफोलियो में या जहाँ मैंने पैसा डाला है वो बना नया जिंसॉल, वो बना पंप एंड डंप की कैटेगरी, ठीक है। इज देयर अ वे, कोई ऐसा तरीका है कि मैं खुद को इन सब सिनारियो से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? बिकॉज टेकिंग अ 90% लॉस इज क्लोज टू डेथ। नहीं, या गाड़ी चलाओगे आप तो एक्सीडेंट का तो चांस है ही है, चाहे आप वॉल्वो क्यों ले लो जो सबसे सेफेस्ट है, कुछ भी धरती फट सकती है, वो हो सकता है, एंड ये इनहेरिट रिस्क है भाई, दिस इज द रियलिटी। अब दीज थिंग्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल जहाँ पे मैं तो एकदम पब्लिक एम्बैरेसमेंट और मैं हम्बल हो गया था स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट ना ये
शेयर बाजार आपको ना बार बार तमाचे मारती है, ईगो बढ़ जाती है ना, तो एक पड़ता है और फिर दोबारा आदमी अपने लेवल पे आता है, चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो। तो 2022 की बात है, बात सुजलॉन की है। अब सुजलॉन पे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रिटेल ट्रेडेड स्टॉक्स हमेशा से रहा है, मतलब आई वुड से 2010 से मैं देख रहा हूँ सुजलॉन हमेशा से बीन सुपर फेमस, राइट? एंड लोग भी खरीद रहे हैं, सब होल्डिंग भी रखते हैं। हमारे जितने खानदान के लोग हैं, फूफा जी से लेके चाचा जी, मैक्सिमम लोग अगर वो स्टॉक मार्केट में है तो सुजलॉन उनके पास है। अरे भाई, अरे आपके भाई। साथ भी है क्या? नहीं हमारे साथ नहीं था, बट ये सबको मैं जानता हूँ, ठीक है? वो लॉस में कोई बेच नहीं पाता, हाँ। है ना? तो सुजलॉन की बात है, अब कंटेंट क्रिएटर की तरह मैंने इसके किया, देखो सुजलॉन पे बात करना सेंस बनता है ऑब्वियसली। तो उस पे बात की और लोगों ने वो बोला भी, तो मैंने उसमें क्लियर बताया कि भाई ये स्टॉक चढ़ नहीं सकता, बकवास है, पता नहीं क्या मैंने वीडियो या पॉडकास्ट कहा हुआ था कि लिख के ले लो, चढ़ नहीं सकता। क्यों? लॉजिक क्या था मेरा? रिटेल शेयर होल्डिंग मैक्सिमम है, ना प्रमोटर है ना कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी, राइट? कंपनी डेट में डूबी हुई है, मतलब डेकेड से ऊपर, खत्म है। मैनेजमेंट की जो तुलसी तांती हु वाज द फाउंडर विजनरी, उनकी जो बाकी मैनेजमेंट भी एकदम फैली हुई थी। सुजलॉन के क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ था ही नहीं। इट इज किसी भी बुक से इट्स अ कंप्लीट रेड फ्लैग बोल दिया मैंने। बट G20 हो गई, फिर G20 समिट हुआ 2023, 20 नहीं 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 नहीं, हाँ, 23 ये सितंबर 23 का में हुआ हुआ था, था, हाँ। 23-24 2023 सितंबर हाँ। में भारत मंडपम में भारत मंडप G20 समिट हुआ। सितंबर 10 को। रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट ने अपना एम्बिशन दिखाया, सुजलॉन को ऑर्डर्स मिल गए, प्राइवेट इक्विटी उठा ली, डेट भी कम हो गया, ऑर्डर शेयर चढ़ गया। तो अब ये कौन प्रेडिक्ट कर सकता है भाई, बताओ? हाँ। You there is always there's a white swans also and black swans also. तो Jenson is a black swan है, Suzlon is a white swan. तो भैया जैसे ये बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि आपका जो सिस्टम है 9 महीने लैग करता है, और आप सिस्टम के अंदर पे आप कंपनी का डेट देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, रेशियोज देखते हैं। तो जब जितने भी रेशियोज है, डेट है, ये तो भाव के को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जब कंपनी स्टडी करना शुरू करा, उस टाइम पे कंपनी अच्छा करना शुरू कर दी, उस टाइम पे डेट कम था, क्योंकि 9 महीना इस स्टॉक मार्केट 9 महीना किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा होता है। कि भाई नो डाउट हम लोग बिजनेस करते हैं, 2 साल 5 साल का विजन लेके चलते हैं, बट हमको नेक्स्ट 6 मंथ्स का भी विजन लेके चलना होता है। तो उसके अंदर पे मान लीजिए हमारा उस समय डेट नहीं था, मैंने कोई लोन नहीं लिया हुआ था उस टाइम पे, और आपने जब देखा लोन नहीं था, सेकंड क्वार्टर में भी आए लोन नहीं था, और नंबर्स वर गुड, पर भाव भी चढ़ना शुरू हो गया। मान लीजिए जो स्टॉक 200 से अभी 350 पे खड़ा हुआ है। फिर जब तीसरा क्वार्टर आया तो हमने डेट लिया, हमारे रेशियोज खराब हो गए, क्योंकि अब वो 350 के स्टॉक मान ली 450 हो गया, क्योंकि जब वही सेम स्टॉक, मतलब जो रेशियोज है वो तो प्राइस डिपेंडेंट भी रहता है। तो अगर मान ली 450 पे जो जो रेशियोज 200 पे होंगे, वो रेशियो 450 पे नहीं होंगे, और जो रेशियोज 3 महीने पहले होंगे 9 महीने बाद नहीं होंगे। तो उस केस में कि भाई आपने Q1 Q2 Q3 में आपने खूब स्टडी करा, मेहनत करा, और आप पास अच्छे लगा कि हाँ ये कंपनी लुक्रेटिव है। फिर 10वें महीने पे हम लोग आते हैं, उस टाइम पे जो कंपनी में डेट लेना शुरू कर दिया या ओवर डेट ले लिया, और आपने देखा यार 9 महीना तो अच्छा था, ये भी आगे 9 महीना भी अच्छा होगा। उस केस में क्या करते हैं? डू यू रीइवैल्यूएट? उस टाइम पे आपका क्या सिनेरियो हो सकता है? वही I will continue to track because मतलब ये तो किसी भी आप इन्वेस्टर देखोगे, वॉरेन बफेट आके हिमालय, इनका विन रेशियो इज नॉट मोर देन 35-40%। तो मतलब, और मेरा ना, आई थिंक मेरी बिगेस्ट लर्निंग स्टॉक मार्केट में जो रही है ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे भाई सहवाग नहीं बनना, मुझे हर बॉल में छक्का चौका मारना ही नहीं है, मुझे बनना है राहुल द्रविड़। मैं बस 1-2 करोड़ मारना चाहता हूँ, हाँ अगर मौका मिले तो छक्के चौके मारेंगे, बस टिकना है। एग्जैक्टली, मुझे आउट नहीं होना, मुझे बस पिच में टिकना है। और मुझे, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, समझ गया हूँ कि इसी से आप किसी भी इन्वेस्टर को उठा लो, सबकी सेम कहानी, ऑल द इन्वेस्टर्स एक्चुअली मेक मनी आफ्टर द एज ऑफ 60, क्यों? वो पिच में टिके रहते हैं, एंड दैट इज द रील। हाँ देयर आर 1-2 ऐसे आप नाम लिस्ट जो बहुत ही डिफरेंट है। और एक मेरे ख्याल से स्टडी भी थी कि उसमें वॉरेन बफेट रिच इसलिए हैं क्योंकि वो अभी तक एज ओल्ड तक जिंदा है। अगर मान लीजिए 10 साल पहले भगवान की दया से कुछ भी मान लीजिए 19-20 होता, तो वो नहीं हो पाता। ये मॉर्गन हाउसल का था। People keep talking कि how smart Warren Buffett's investment strategy is, जबकि he's not the best investor. Yes. But the real thing is कि the time he has spent in the markets, upward of 70 years, कितना ऐसी कुछ है ना। और तो अगर वो 10-20 साल और जी लेते हैं, दैट मीन्स मतलब लोग उनको कब बहुत अच्छा कहेंगे, बट एक्चुअल में ये टाइम स्पेंड इन द मार्केट उनका ज्यादा है, इसलिए वो वहां पे है। यार ये हर चीज में मैं आपको बता रहा हूँ, जो टिके हुए, जो आपने बोला ना, जितना लेट पैसे कमाते हैं ना, उतना ज्यादा पैसे कमाता है। मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, डेली वेज वर्कर काम किया, दिहाड़ी के पैसे लिए, कितना कमाएगा? पेनीज, वेरी लेस, है ना। उसके ऊपर आ जाए कॉन्ट्रैक्टर जो 2-3 हफ्ते का, थोड़ा ज्यादा कमाएगा। फिर आ गया मंथली वर्कर, थोड़ा ज्यादा कमाएगा। फिर जो बिजनेसमैन है, क्या वो 1 महीने के पैसे कमा रहा है वो, या 1-1.5 साल में? वो 10 साल का देख रहा है, वो इतना कमाएगा कि वो पूरा। तो दिस इज हाउ आई लुक एट इट, कि जितना तुम्हारा अर्निंग पीरियड लंबा होगा ना, उतना ही ज्यादा तुम कमाने वाले।
रॉबर्ट कियोसाकी, माइकल बरी, वॉरेन बुफे, ये कुछ ऐसे नाम है कि जो ये कुछ ऐसे नाम है कि जो जिन जिन लोगों की ना अपनी अपनी थ्योरीज है स्टॉक मार्केट को लेके, और ये तीन नाम इस टाइम पे रॉबर्ट कियोसाकी 4 साल से बोल रहे हैं कि 2025 विल बी अ ईयर की खत्म। माइकल बरी 2 साल से, जिन्होंने 2008 का बिग शॉट प्रेडिक्ट किया था उन्होंने, वो अब फिर बोल रहे हैं कि 2025 में मैटर खत्म। वॉरेन बुफे पिछले 2 साल से हाईएस्ट कैश रिजर्व्स बैठे हैं, और इस टाइम पे उनके पास अमेरिका का कम से कम 5% ट्रेजरी वॉरेन बुफे साहब के पास है। एंड एवरीबडी, इन तीनों में से, अब ये तीन बहुत बड़े लोग हैं जो सब जानते हैं, वेरी कॉमन नेम्स, और ये सब लोग बोल रहे हैं कि 2025 the year which will again prove to be a repeat of 2008, and the recession हमारे सामने खड़ा है। तो what should be our stance? is this right? हमारा स्टैंस इस सिचुएशन में, हमारा स्टैंस क्या होना चाहिए? ओके, तो यार सबसे पहली चीज तो लोग ना ये अच्छा भी है बट थोड़ा आई वुड सब खराब की तरफ जा रहा है। हर लोग बोलते हैं एवरी डिप इज अ बाय, खरीद लो, सब खरीद लो। अब तो मतलब लोग हो रहे हैं कि भाई लोन लेके पैसे डाल दो, तो ये गलत है बिकॉज डिप के बाद मार्केट्स कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक, राइट? अगर तुम लोन दे रखे हो यार 2 साल लग गए मार्केट को, तुम्हारी तो बैंड बजेगी इंटरेस्ट रेट देते। तो पहली चीज तो आई वुड से फॉलो अ सिस्टम, इतना ओवर एक्साइट होने की जरूरत नहीं है किसी चीज में। एंड दैट्स इट, जस्ट बी श्योर कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट करो फंडामेंटली स्ट्रांग है यार, और कोई है ही नहीं इसमें, ये तो साइकिल है, आना ही है और अपॉर्चुनिटी देगा अच्छी खरीदने की। आपने साइकिल की बात की, और फ्यूचरिस्टिक होता है कि जब भी ऐसा रिसेशन आता है ना, साइकिल घूमते भी, नो दैट कि साइक्लिकल स्टॉक्स अपने हिसाब से चलते हैं, और जब भी रिसेशन आता है ना, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, कि जिन्होंने पहले कमाया है वो कहीं ना कहीं वेल्थ ट्रांसफर होगा। मे बी रिटेल के पास तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि इन्वेस्टर्स के बीच में ही वेल्थ ट्रांसफर होता है, एंड देन उन पैसे से एक नया सेक्टर इवॉल्व होना शुरू होता है। सो अब जो लोग नए घुस रहे हैं मार्केट के अंदर, या जिन लोगों को नई इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, अब ऐसे कौन से फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं जो नेक्स्ट 5 to 10 years, 15 years वन शुड अप्लाई दिस, कि ऐसी एक स्ट्रैटेजी 15 साल के लिए मैं फॉलो करूं कि अब मेरे को अब दूर के सेक्टर्स पकड़ने हैं कि 10 साल के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट रिसेशन के बाद बहुत बढ़िया चले, बहुत बढ़िया चले। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ना, आई विल नॉट चूज दो सेक्टर्स। जैसे अगर मैं वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं, मुझे पता है जरूरत है, बट मेरे पास अभी यहाँ पे इतनी तगड़ी कंपनीज है नहीं इसमें। मतलब है, एंटी वेस्ट हैंडलिंग तो है, बट नॉट एज मे बी जो मैं फंडामेंटल लेवल चाहूँ। और जैसे एआई की बात करूँ तो यहाँ पे वो मोनोपोली बनी नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तो एआई, हर कंपनी एआई एआई बोल के वो इन्वेस्टर्स को इंप्रेस कर देती है कि एआई इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन ये लो आपकी। तो आई वुड इन्वेस्ट इन दो सेक्टर्स जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में ज़्यादा हो। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करूँगा, इसमें बहुत केबल्स आ जाएंगे, सीमेंट आ जाएगा, इसमें आपका स्टील भी आ जाएगा, इसमें आपका पाइप्स आ जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स आ जाएंगे, हर चीज़ आ जाएगी। तो आई फील 15 साल के, दीज आर द सेफेस्ट थिंग्स टू गो विद एंड विल। एंड जितना इंडिया में तो हम इतने फॉर्चुनेट ना, किसी सेक्टर में भी आगे देख लो ना, किसी सेक्टर में पढ़ो, मुंह में पानी आ जाता है कि भाई सब बेच बाच के इन्वेस्ट कर दो इसमें, इस सेक्टर में सब डाल दो। जैसे किसी सेक्टर, हर सेक्टर में इतना स्कोप, इतना पोटेंशियल है, बिकॉज इंडिया इज जस्ट लीडिंग विद पोटेंशियल ना। इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू चूज सेक्टर्स इन दिस कंट्री, और ये हर जगह होता नहीं है सर। आई थिंक हम इन्वेस्टर्स की आदतें बिगड़ गई हैं कि हर सेक्टर में ही पोटेंशियल और हर स्टॉक में ही हिम्मत दिख रही है। हर कंट्री में ऐसा होता नहीं है। सो वी आर वेरी लकी टू बी इन दिस स्टेज ऑफ दिस कंट्रीज डेवलपमेंट। तो अभी आपने बोला कि भाई एआई का जो सेक्टर है इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा अच्छी कंपनियां नहीं आई, वाटर मैनेजमेंट ई वेस्ट में इतनी ज़्यादा कंपनियां भी नहीं आई, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं शुड वी इन्वेस्ट इन देम? ऑफ कोर्स कि आप उसका मतलब उसमें भी आप क्वार्टर्स ऐसे देखते हो कि तीन तीन क्वार्टर देखने के बाद पे कुछ मैं कंपनियां देखूंगा रखा यार, हुआ है। बट एआई से बताऊं, अभी तो कुछ क्लैरिटी नहीं है इसमें। जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन सब की बैंड बज गई है। हम्म, क्यों? जो पहले इनके पास मोड्स थे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास वही कोडर्स भरे। टीसीएस में देखा है, इन्फोसिस ऐसी हायरिंग करते हैं कि खाली बैठा है, बस बंदा कोडिंग के लिए बैठा हुआ है, कोई ना कोई फ्रेंड तो यहाँ पे होगा ही जी। किसी का। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसलिए इतना बड़ा मोड था, और दे यूज्ड टू चार्ज। आप इन कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लो, रिडिकुलस लेवल्स पे इनका मार्जिन है। अब जब एआई आ गया ना, मोड्स खत्म हो गए, अब जरूरत ही नहीं थी उसकी। ये कौन सी सैक्सॉफ्ट कंपनी का मैं पढ़ रहा था कि उनकी मैनेजमेंट में अर्निंग्स कॉल में बोल रहे हैं कि अब वी कैन चैलेंज कंपनीज जो हायर टेक, हमसे बड़ी टेक कंपनी, उनका हम कस्टमर्स को चैलेंज करेंगे विद एआई। सो अभी भी ना देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल येट टू बी डिस्कवर्ड कि किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे यूज करेगा। अभी एकदम फैला हुआ है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन सी एआई कंपनी बेस्ट है, नहीं है। अभी तो सभी कंपनी ने एआई डाल रखा है, कुछ भी बोलते हैं एआई।
बन जाती है। एआई टैग आ गया, Right? इन्वेस्टर पैसे डाल दिए। You're right, ये .com बोलते हैं ना कि बस Yeah, .com लगा दो exactly. तो वो काम शेयर बन गया। पार हो जाएगा। सेम सिचुएशन, बस एआई कर दो, स्टार्टिंग में पैसे मिल जाएंगे, स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा एआई के नाम फिर से। इंस्टॉल कर दो। सारा इन्वेस्टर्स जेंसॉल के कंपनी के नाम पे पैसे उठा रहे हैं, पता चला यहाँ से क्या कैमिलास में जा रहे हैं। तो अनएथिकल। अब एआई की हम लोग बात कर रहे हैं, आपने कहा एआई, कोई भी एआई का यूज़ कर रहा है और बड़ी कंपनी को चैलेंज कर रहा है, और एआई अभी एआई एज ए सेक्टर अभी इतना इंडिया में डेवलप नहीं है। तो यस, वी विल डू अ पॉडकास्ट आफ्टर 1 ईयर, जब एआई इतना डेवलप हो जाएगा तब हम लोग एआई पे वापस आपके पास आएंगे। बट मीनवाइल आप एआई को कैसे यूज़ कर रहे हैं इन योर ओन इन्वेस्टिंग जर्नी? क्या आप एआई यूज़ करते हैं? क्योंकि अभी आप पहली चीज़ तो 3 क्वार्टर का रिजल्ट आप देख रहे हो, कितना चीज़ पढ़ना होगा भाई, और आप स्कूल में ग्रेजुएशन भी आपने पढ़ा नहीं। पिछले 5-6 महीने से, उत्कर्ष नहीं 7-8 महीने से ये लोग ना रियलाइज करते नहीं है। लोग सोचते हैं एआई तो भाई कोडर्स और बड़े लोग एआई से पोएम सिखा रहे हैं और ये जोक्स, ये सब बातें हो रही है। उसका पोटेंशियल तो इन्वेस्टर के लिए से बेटर टाइम है ही नहीं यार, आपको पढ़ना ही नहीं एनुअल रिपोर्ट। अब अगेन इसमें आप एआई पे सर्च करोगे बैठ के व्हिच इज द बेस्ट कंपनी टू इन्वेस्ट, तो तुम तो बेवकूफी है। सिखाइए आप हम लोग Yeah. एआई से कैसे अच्छा इन्वेस्टर बने। सिंपल आपको बता रहा हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट लो, एनुअल रिपोर्ट लो, स्क्रीनर से डाउनलोड मारो, एआई चैटजीपीटी या Pinterest जो भी है डाल दो उसमें, ठीक है, परप्लेक्सिटी में, उससे क्वेश्चन पूछो, नाउ गिव मी द क्वार्टरली रिजल्ट्स इन सिंपल इजी लैंग्वेज, बता देगा। मेरे हिसाब से फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन खत्म होने वाली है, मतलब खत्म इज द रॉन्ग वर्ड, इवॉल्व होने वाली है। क्योंकि जो, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं रियलाइज करूं कि मैं कंटेंट बना रहा हूं ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स, ये हो गया वो हो गया, 3 महीने में या कुछ महीनों में लोग के हाथ में इंफॉर्मेशन होगी अपनी कंपनी के विदाउट रिसर्च, इजी इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड एंड दैट टू क्रेडिबल। व्हेन दे सी समथिंग ऑन इंटरनेट, तो क्रेडिबिलिटी का एक कंसर्न रहता है, राइट? तो उसको तुम बीट नहीं कर सकते, और इसलिए ये बहुत चेंज हो रहा है। तो इट्स, कितने ऐसे मैं देखता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे एड्स आते रहते हैं कुछ कंपनीज के लिए कि हमने ये एआई टूल कर दिया, उसमें हल्की सी चैट जीपीटी में मास्किंग कर दिया है, बफेट वो लेटर्स ऑफ बर्कशायर हैथवे वो शेयरहोल्डर्स डाल दिए हैं, बोला कि इन पैरामीटर्स को यूज करके जज स्टॉक्स। तो भाई एआई तो बहुत, मतलब इट्स एक्साइट्स मी सो मच, कितना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है फॉर समवन टू फाइंड अ गुड इन्वेस्टमेंट। Hours of research as ऐसे click. यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। अब तो लेजिट ऐसा है कि भाई तुम शार्क टैंक हो, तुम शार्क हो, चाहे एनुअल रिपोर्ट अपलोड कर दो, क्वेश्चन पूछो उससे आप। नाइस। और इससे एक और बताता हूँ, एचडीएफसी देख रहे हो, आईसीआईसीआई, कोटक, इन सब की भी अपलोड, जो उस टाइवन में बैंक्स आते हैं, और उनसे कंपैरिजन करवाओ फिर। ये एक और कंपैरिजन करते हैं। या वो अब ट्राई तो करो, सब देगा, इन टैबुलर फॉर्म देगा, ग्राफ बना के देगा। तो मैं इसमें ऐसा क्वेश्चन डाल सकता हूँ कि 3 कंपनियां मैंने डाल दी, एचडीएफसी, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। सो आई कैन आस्क चैटजीपीटी और एआई दिस क्वेश्चन कि भाई इनमें से स्टैंड आउट फैक्टर बता, तो स्टैंड आउट मुझे फैक्टर बता देगा। बताएगा। इसको आप और बेटर कर सकते हो कि व्हिच फैक्टर्स डू यू फील आर स्टैंड आउट फॉर यू, ठीक है? तो इसको किससे शेप करता, मैं इसको करता कि ये एचडीएफसी वगैरह वगैरह, look at the past 5-6 years, why has HDFC performed so well, what is the standout factor for HDFC? अब मैं इसको करता कि अच्छा, do you see the standout factor in anyone else, do you see this in IDFC first या कोई भी? तो हाँ, मतलब वही है कि AI से ना you have to ask the right questions, वो दिमाग होना चाहिए। शार्क टैंक, मतलब शार्क बन के जैसे बात करोगे वैसे ही अब तो आप लेजिट देखो, और है क्या, बस वही तो है। राइट क्वेश्चंस, You just have to ask the right question, that's it। आपको धंधा समझ जाना चाहिए, that's it। अच्छा हर्ष भैया, एक पर्सनल क्वेश्चन, आप कितना घंटे स्टडी करते हो? मतलब क्योंकि आपने अभी तो चलो एआई आ गया, उसके पहले तो भाई कितनी ढेर सारी रिपोर्ट्स लेके पढ़ना पड़ता होगा, हाइलाइटर लगाना पड़ता होगा, नोट्स बनाना पड़ता होगा, और अब काम आसान हो जा रहा है, बट स्टिल कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो डेली बेसिस पे? ऐसे कुछ घंटे का तो नहीं है, एक तो ये अच्छा कंटेंट क्रिएशन से यूट्यूब से ना, तो तुम खुद बड़ा स्टडी करते हो और पढ़ते हो, तो बड़ा, तो उसमें आई कीप ऑन फोर्सिंग क्या, मतलब खुद ही अब तो न्यूज़ आती है, मत रहती है। मेन चीज़ ना ये, मेरे पापा और मेरे बीच में काफ़ी क्रेज है, उनको भी शौक है, वो है, तो एक बुक पढ़ते हैं तो दोनों के डिफरेंट ओपिनियंस निकलते हैं, हाउ टू सी इट, हाउ टू जज। अभी भी आप देखो मार्केट में उनका ओपिनियन काफी डिफरेंट है, उनको मेरा पॉडकास्ट होता है झगड़े हो जाएंगे पक्का, वो पक्का झगड़े हो जाएंगे मेरे उनके। तो ओपिनियन है, राइट, वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, मैं अपने उससे बोलता हूँ। तो मतलब टू आंसर द क्वेश्चन, दिन का 3-4 घंटा तो जाता ही है। अब आई डोंट उसको रिसर्च में बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, जस्ट टू सी अपडेटेड विद द मार्केट्स, क्या हो रहा है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ूंगा। आई लव टॉकिंग टू पीपल कि किसने क्यों इन्वेस्ट कर रखा है, क्या लॉजिक है, बड़े डिफरेंट टैंजेंट्स सोचने को मिल जाते हैं कभी भी। सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ आपकी क्या डेफिनेशन है एक मॉडल पोर्टफोलियो की? ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है पोर्टफोलियो का कि पोर्टफोलियो में इतने % में ये हिस्से तो होने ही चाहिए। ऑल वेदर
पोर्टफोलियो जिसको ऑल हम लोग कहेंगे वेदर रिसेशन प्रूफ। प्रूफ। आई वुड से 30% इंडेक्स में, है ना, ETF में, और इसमें भी मैं डाइवर्सिफाई करूंगा। आई वुड कीप बैंक, IT, स्मॉल मिड, मतलब जो मुझे पर्सनली अच्छी लार्ज कैप्स। लार्ज कैप। फिर आई वुड कीप 50% ऑफ माय स्टॉक पोर्टफोलियो इन ओनली 15 to 20 स्टॉक्स, जो मैं हद ऑप्टिमिस्टिक हूँ उसमें, मैं क्लियर हूँ, घुसा हूँ स्टॉक्स में, फंडामेंटल स्टडी कर वो जो चुका हूँ। आपने 5 वो दिए। यस, हाँ। उनको और- देख के ट्रैक कर रहा हूँ, कन्विक्शन लेवल है, मुझे धंधा भी समझ आता है बहुत, तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी से भी हो सकता किसी है। भी हो सकता है। ओके। बस वो 15-20 स्टॉक जो मेरे एकदम मतलब प्लेइंग 11 है मेरी, वो Okay. गोल मारेंगे मेरे लिए वो, राइट। एंड फिर जो बचा कितना 20%, उसको मैं थोड़ा फिर रिस्की ट्रेड्स में कर लेता हूँ, या तो गोल्ड डेट में डाल दूंगा सिचुएशन देख के, या फिर थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट ले लूंगा स्मॉल कैप में, कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली, कभी कभी कुछ वो भी होता है ना कि तुम यू जस्ट की देखते हैं क्या होता है टाइप्स, वो भी बेट्स होती हैं कभी कभी, तो वो भी ले लेता हूँ। तो yeah. 2 क्वेश्चन है इस पे। एक, आपके फादर मतलब काफ़ी इस फील्ड में बहुत समय से, आपको ब्लेस्ड हैं आप, तो आपको घर से कितना कुछ सीखने को मिल जाता होगा कि जो स्पेशली एक सीए होना अलग होता है, और एक होता है कि स्टॉक मार्केट जो रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका काम अलग होता है। तो उन अंकल के अब तक कितने ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक हो रखे हैं उनके लाइफ में, उन्होंने जो चूज़ करा है कि हाँ भाई 20 रुपये पे लिया, अब 200 पे, 2000 पे है, इस टाइप के कितने हैं? वो है उल्टा, आई वुड से जैसे डैड, एक तो शुगर सेक्टर हम सबने बड़ा किल किया था, ठीक है, जैसे बट नुकसान भी बड़े हुए, जैसे आइशर मोटर्स है, मैं आपको बताऊं, तभी भी सब नुकसान ही है जो भी मल्टीबैगर, और यही मार्केट की अच्छा, मजे की नुकसान बात है है। मल्टीबैगर में सर? मैं आपको बताता हूँ कैसे कि पापा ने, अब मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैंने इसको जो स्टॉक में एग्जांपल दिया था, आइशर मोटर लिया था 2001-2 में ले लिया था, कि वही और लोग जो बोलते हैं कि रॉयल एनफील्ड जाके इसमें पैसा लगाया होता तो हाँ। इतने पैसे कमा लिए होते। उन्होंने आई थिंक, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट ऐसी कुछ था कि 2.5-3 लाख लगाए थे, जो उस समय बड़ी चीज थी, और 10-12 लाख के भाड़े थे, तो भाई पागल हो गए वो मल्टी बैगर, 2-3 साल में बेच दिया, है ना। अब ऐसे मोटर कहाँ है यार। अच्छा, तो मतलब बोले हम कि कैलकुलेट मल्टीबैगर हुए बट रिग्रेटफुल मल्टीबैगर हुए। हाँ, तो मतलब अगर एक्चुअली बताऊं, कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर पापा नहीं बेचते स्टॉक्स, विद बोनस, विद स्प्लिट, विद एवरीथिंग, वो आज 127 करोड़ होता है। हाँ, ओ भाई साहब, Damn. 127 127 करोड़। कितने मिलके 10 लाख में? हाँ मतलब यार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट मुझे ये याद है कि 127 करोड़ होते हैं वो। तो अब हाँ, आगे क्या बोले, एंड इट्स नॉट ओनली द शेयर प्राइस, लोग बोलते हैं कि अच्छा शेयर इतने से तो गया, भाई बोनस भी तो मिला है, स्प्लिट भी तो हुआ है, डिविडेंड भी तो मिला, उसको भी तो आप कैलकुलेट और करोगे। उसके बाद आइशर मोटर यहाँ खड़ा है। हाँ। या और ऐसे कितने मल्टीबैगर आपने लिए? जैसे वो, चलो वो तो अंकल का था, आपने कितने ऐसे मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करा हुआ है, या फिर अभी इन योर यार वो भी पोर्टफोलियो जैसे है? अभी रिसेंटली बताऊं, मेरा सीमेंस बहुत बड़ा मल्टीबैगर लगा है, ABB, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, KEI, दी स्टॉक्स डिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा डिड वेरी वेल फॉर मी, जब ऑटो की रैली चल रही थी। ऑटो की रैली। और आई रिमेम्बर मेरे पास 2023 ऑटो के लिए अब 2 ऑप्शन थे, एक स्टॉक नहीं था, ऑप्शन था महिंद्रा और टाटा मोटर्स, है ना। और मैं इसमें बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी मैंने 2022-23, तो मैंने बस बात है कि आई लीन टुवर्ड्स महिंद्रा, बिकॉज़ महिंद्रा को मुझे लीनर लगता था, और टाटा मोटर इक्वली इतना अच्छा था, बहुत ही फाइन था, मैं बस महिंद्रा महिंद्रा। अब दिल्ली वाले थार तो नहीं पसंद है, तो थार तो खरीदने वाला बन गया मैं, तो स्टॉक ही मतलब थोड़ा बायस भी था वहाँ पे। both stocks eventually both stocks give almost 300% return from their 2023 की पूरी रैली में। ऑटोमोबाइल यूज करी, अब जैसे एक ऑटोमोबाइल एंसिलरी है, बट उसमें अब थोड़ा मैं डाउट में आ रहा हूँ बिकॉज ऑफ टैरिफ ना, वो थोड़ी सी, अब सोना BLW में मैं थोड़ा पिटा, मैं पिटा IDFC में पिटा, मोलटेक में आई टुक अ बीटिंग, बट ठीक है, आई नो दीस स्टॉक्स फंडामेंटली ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, अगर जैसे एक तुरंत रैपिड फायर में अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने स्टॉक में आपके मल्टीबैगर थे वर्सेस कितने स्टॉक में पिटे, व्हाट्स द रेशियो? वही आई थिंक 55-45। मतलब 55 में पिटा बने, हुआ। अच्छा 55 में पिटे, 45 में बने, एंड स्टिल बढ़िया चल रहा है। यही रेशियो यही रेशियो, वही मैं वही पूछना चाह रहा था यही कि रेशियो। पहले मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, पहले इसको हिट मसल कि भाई ये क्या हो गया, और रात को बैठ के अपने आप को गालियां दे रहा हूँ कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया मैंने, बट नहीं मार सकते हर बार में चौका यार, नहीं मार सकते तुम हर बार चौका, स्टॉक मार्केट नहीं कर सकते। और क्या पता जो अभी मुझे नुकसान लग रहा है वो बाद में चढ़ जाए पूरा ऊपर, तो इसमें कुछ वो ये सब ट्रांजिएंट है, कुछ इसमें फिक्स है ही नहीं। तो दैट्स इट, मैं तो बस जर्नी को करता हूँ, बस उन धंधों में पैसे डाल रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्वार्टर्स तगड़े आ रहे हैं, जिनको मैं अपने दिमाग से समझ पाता हूँ, एंड दैट्स और इन्वेस्टमेंट यही है, और कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्लिकेट करना, बड़े बड़े जार्गन यूज करना। आप डॉली खन्ना को देख लो, यूनिटेक में इन्वेस्ट किया था, बस देखिए यूनिटेक कंपनी अच्छी, इन्वेस्ट किया, मल्टीबैगर, आधे ज्यादा मल्टीबैगर किसी के बने ना स्टॉक मार्केट, वो ऐसे ही बने कि बस रखा हुआ था बन गया, वो कंपनी ठीक लगी खरीद लिया बन गया,
और जितने ज्यादा डिमांड हो, जितना ज्यादा ओवर एनालाइज करो, उतना ही गेन होगा. तो हाँ, आई एम टू वेरी क्लियर ऑन दिस. वी विल एंड विद वन लास्ट क्वेश्चन कि कितने मतलब आपके पोर्टफोलियो में इस टाइम पे कितने स्टॉक्स हैं? जैसे लोग व्हाट्स आइडियल आपका क्या है? 25-30 होंगे. 25-30 स्टॉक मतलब इतना स्टडी करने के बाद भी आपने लिमिट करा हुआ है 25-30 में, विच इज़ गुड. मतलब लोग ओवरली चले जाते हैं बिना स्टडी के 60-70 स्टॉक रखते हैं और आपने स्टडी करने के बाद में 25. और ये मेरे लिए ज्यादा है. आई प्रीफर जैसे मैं कहता हूँ 15-20 जो मेरे कोर वाले और थोड़े से एक्स्ट्रा. तो अभी मैंने थोड़ा वो बेट्स थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा कर रखी है क्योंकि अभी मार्केट मुझे लग रहा है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. बट हाँ मैं आई एम अ फर्म बिलीवर, लेकिन ये बिलीव की बात है, पोर्टफोलियो शुड बी लीन. अगर तुम्हारा इतना बड़ा पोर्टफोलियो भाई कि स्क्रॉल करते हुए 10 मिनट लग रहे हैं स्क्रॉल करते हुए उसको, तुम कभी नहीं पढ़ने वाले उसको, कोई एनालाइज नहीं करने वाले, वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, कुछ फायदा नहीं है. और इतना ओवर डाइवर्सिफाइड होगा कि रिटर्न भी कुछ नहीं आने वाली. तो यू हैव टू टेक सम रिस्क, वो लेना बड़ा जरूरी है. तो हाँ, अगर ओवर हर कंपनी खरीद ली, हर स्टॉक 2-2 स्टॉक खरीद लिए, कुछ रिटर्न नहीं आएगी इस लंबे टर्म में. सो अपना पोर्टफोलियो को लीन रखना है. जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम आता है मार्केट के अंदर पे वो सेंटिमेंटल बेस्ड होता है, बट जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है वो फंडामेंटल बेस्ड होती है. तो लॉन्ग टर्म के लिए भैया ने बताया ही हम लोगों को कि हम लोगों को देखना है मैनेजमेंट कैसा है, उसके रेशियोज कैसे हैं, उसके अंदर पे सेक्टोरल स्ट्रेंथ है कि नहीं, पीयर्स कैसा काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ देखते हुए एक बढ़िया लीन पोर्टफोलियो बनाना है. सो हमने मानस ने दोनों ने तो बहुत कुछ इससे सीखा है, बहुत कुछ मज़ा आया, सीखने में बहुत मज़ा आया और एक जेन्युइन लेजिट इन्वेस्टर से सीखा कि भाई हम लोग ट्रेडर हैं बट व्हाट्स द अदर साइड ऑफ द मार्केट, जिसको हम लोग थोड़ा सा डैबल कर रहे हैं, बट अब पता चला कि हाँ भाई प्रो माइंडसेट के साथ ऐसे उसमें हम लोग बढ़ सकते हैं. सो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे अच्छे बैंटर्स हुए और बहुत सारी एडवाइजेस मिली हम लोगों को ऑन कैमरा ऑफ कैमरा. सो हर्ष भैया बहुत मजा आया और होपफुली हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे ना उसमें एआई सेक्टर बारे में बात करा जाएगा. 100% यार. एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. एक्चुअली बड़ा मजा आया. और आई डोंट नो आपने अपने ऑडियंस को बताया कि आपकी बैक स्टोरी क्या है. इन दोनों की बैक स्टोरी वैसे बड़ी अमेजिंग है. कैसे ये 2017 से ट्रेडिंग सेशंस और क्लासेस में मिलते आए हैं. तो यू शुड आई थिंक डेफिनेटली शेयर दैट. मुझे तो बड़ी इंस्पायरिंग लगी. एंड आई थिंक यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. एंड हाँ, सो थैंक यू सो मच. और हाँ, एआई के पॉडकास्ट में वेरी एक्साइटेड और वो दूसरा वाला टॉपिक का पॉडकास्ट भी करेंगे. मुझे मुझे